ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा सत्र 2022-23 में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं की। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में इन बिंदुओं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इतना पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ और तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कम समय में यदि आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस हिंदी चैनल के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास आने वाली फरवरी 16 फरवरी की जो तारीख है वह हिंदी के पेपर के लिए सुनिश्चित की गई है। उस तैयारी के लिए आप लोग बस इतना पैटर्न तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिए। चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और भी आने वाली वीडियो यदि आपको सबसे पहले प्राप्त करनी है तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इन बिंदुओं को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार में बहुत चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन कक्षा 10 का जो अंक पत्र प्राप्त होता है वह जीवन आजीवन, यानी जो भी आप आगे पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद कोई भी नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, तो उसमें यह अंक पत्र आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हिंदी विषय को ध्यान में रखते हुए हिंदी चैनल का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी में अब से एक और OMR शीट जुड़ी है। OMR शीट पर हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको आज बता दें कि इन OMR शीट पर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी गद्य का जितना भी विकास है, हिंदी पद्य का जितना भी विकास है, इन पर आधारित इसके बाद आपका जितना भी व्याकरण है, चाहे वह शब्द रचना के तत्व हुए, चाहे वह काव्य सौंदर्य के तत्व हुए, चाहे वह संस्कृत का व्याकरण हुआ, ये सभी आपसे विकल्प में पूछे जाएंगे और आपको उसका उत्तर OMR शीट पर काले गोले करके देना है। प्रिय विद्यार्थियों, बता दें कि किस पैटर्न से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी गद्य की बात करें तो हिंदी गद्य का विकास जो है शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। हिंदी की बोलियां कि कौन कौन सी बोलियां हैं उन पर आधारित प्रश्न, पत्र पत्रिकाओं पर आधारित प्रश्न, हिंदी गद्य की विधाएं, गौड़ विधाएं और मुख्य विधाएं, विशेषता निबंध, कहानी, उपन्यास, इन पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे जो पत्र पत्रिकाओं की बात की है तो पत्र पत्रिकाएं, इनके संपादक कौन हैं, इनका संपादन कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सभी इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो भी सब विकल्प में। हिंदी पद्य का जो इतिहास है, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनसे आधारित प्रश्न, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग एवं प्रयोगवादी युग, इन युगों के प्रमुख कवि, रचनाकार, इसके साथ साथ तार सप्तक पर आधारित प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं कि हमारी जो लिखित परीक्षा है उसमें क्या पूछा जाता है। आगे हम व्याकरण का भी आपको बताएंगे तो पुनः याद दिला देंगे, ठीक है। तो अभी आपको हम गद्य की जो लिखित परीक्षा में क्या आपको करना होगा, व्याख्या, गद्य की व्याख्या संबंधी प्रश्नोत्तर,
किन किन पाठों से पूछे जाएंगे वो भी बताएंगे आपको। आपको बताया गया है पीछे कि हिंदी गद्य में संदर्भ एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखिए, शीर्षक का नाम लिखिए इस तरीके से, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको लिखना वही है कि यह इस शीर्षक से लिया गया है और यह इनके लेखक हैं, जो भी सही हो। तो आप लोग कैसे करेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे, उनके उत्तर उस गद्यांश से टटोलेंगे और लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो संदर्भ का है, तो वह क्या निश्चित होता है कि पहला प्रश्न हमेशा निश्चित होता है कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है या किस शीर्षक से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो आप लोग जब पाठ को पढ़े होंगे तो अच्छे से पहचान लेंगे। फिर भी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पीछे एक वीडियो बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि कैसे हम सटीकता से पहचान सकते हैं। मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, अजंता भगवत शरण उपाध्याय। ये आप लोग अच्छे से इन्हें पहचान सकते हैं कि मित्रता पाठ, भारतीय संस्कृति और अजंता, इन 3 पाठ से आपको एक व्याख्या अवश्य देखने को मिलेगी, 100% देखने को मिलेगी। अधिक तैयार ना करना हो और कम तैयारी में हमारे अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं, इससे अच्छा क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए। काव्य में जो दिया हुआ है प्रश्नोत्तर संबंधी, ऐसे ही इसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोग कौन कौन से पाठ से अधिक पूछे जा सकते हैं, पद सूरदास का, वन पथ पर गोस्वामी तुलसीदास का, सवैया रसखान जी का, नीति और भक्ति बिहारी लाल, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान, हल्दी गाठी श्याम नारायण पांडे। आइए जल्दी जल्दी आपको ये बता दें कि इन पाठों को कैसे पहचान सकते हैं, वरना आप लोग ये पूछेंगे बाद में कि कैसे हम पहचानें। इसी वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो हम आपको पहले गद्य की बता देते हैं। मित्रता पाठ, मित्र संबंधी, 2 विपरीत स्वभाव वाले मित्रों का आपस में मेल, कैसी मित्रता होनी चाहिए, कुसंगति और संगति, इस पर आधारित चर्चा की जाएगी। तो किस और पाठ में नहीं की जाएगी, केवल मित्रता पाठ में की जाएगी। भारतीय संस्कृति जो पाठ है उसमें हमारे देश की संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रदर्शित की है कि हमारे देश की संस्कृति कैसी है। कोश कोश पर बदले पानी, 4 कोश पर वाणी, अर्थात यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का रहन सहन, आबो हवा, वातावरण, पर्यावरण, ये सभी क्या है, हमारी संस्कृति की पहचान कराता है। ये संस्कृति से संबंधित, वेशभूषा से संबंधित कोई भी बात की जाए तो आप पहचान जाएंगे कि भारतीय संस्कृति की दी गई है। ऐसा कोई पेड़ पौधा यहाँ पर है, यहाँ पर पाया जाता है जो विदेशों में ना पाया जा सके। ऐसा कोई पेड़ पौधा है ही नहीं जो भारत देश में ना मिले, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रकार की जो है आबो हवा, हर एक प्रकार का वातावरण, गर्मी सर्दी सभी ऋतुएं हमारे देश में देखने को मिलती हैं, सभी प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। तो जो है हमारी संस्कृति सबसे अनोखी और अलौकिक है, यही जिक्र किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पाठ में। अजंता की गुफाएं, वहाँ की शोभा, वहाँ हमारी विरासत ये कैसे बन गई है, ये सभी चर्चा किए हैं भगवत शरण उपाध्याय अजंता पाठ में। तो काव्य के पाठों की बात करें, पद जो सूरदास का दिया हुआ है, इसमें सूर नाम जरूर दिया होगा, ये आप लोगों के लिए पहचान बता दूं शॉर्ट ट्रिक, यानी सूर या सूरदास जरूर लिखा हुआ मिलेगा। वन पथ पर गोस्वामी तुलसीदास का जो सरल स्टोरी में दिया हुआ है, ये कि वन पथ पर जहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए जा रहे होते हैं, अनेक अनेक नगरों से होकर गुजरते हैं, तो नगरवासी आपस में बात करते हैं। ये सभी जो है दृष्टांत दिया हुआ है इसमें गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ, आराम से आप लोग पहचान सकते हैं। सवैया रसखान के जो भी सवैया दिए हुए हैं या कविता दिए हुए हैं, सब में पहचान के लिए आपको बता दूं, रसखान, रस की खानी, रसखानी, ये सभी शब्द आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। नीति और भक्ति के दोहे जो श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित दोहे हैं, वह भक्ति के दोहे हैं, और जिनमें कोई प्रेरणादायक
जो समाज को किसी भी प्रकार से समझाने का या उपदेश देने का कार्य किए हैं बिहारी लाल जी, वो नीति के दोहे हैं। नीति सिखाने का कार्य किए हैं तो नीति के दोहे हैं। आप लोग अच्छे से इसे पहचान सकते हो। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प क्या चाहता है, पुष्प की क्या इच्छा है, पुष्प की क्या इच्छा नहीं है। ये 2 पंक्तियाँ आपकी दी हुई हैं माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी हुई। झांसी की रानी की समाधि, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर आधारित ये कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। तो आप लोग अच्छे से वीरस्य उत्प्लुत इन जो है पंक्तियों को पहचान सकते हो। लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। हल्दी घाटी में जो है एक युद्ध का जिक्र किया है। चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर छत्रपति शिवाजी महाराज चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। महाराणा प्रताप की जो कहानी दी है वह महाराणा प्रताप के द्वारा युद्ध हल्दी घाटी में किस प्रकार से हुआ था, उनकी वीरता और कौशल का जिक्र किए हैं श्याम नारायण पांडे इस हल्दी घाटी पाठ में। तो आप लोग इन पाठों को अच्छे से पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जीवन परिचय किस प्रकार से और किन पर आधारित अवश्य पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय की उद्देश्य से आपको 100% 2 में से 1 देखने को अवश्य मिलेंगे। आपके सामने बात कर दें कि दिया हुआ है आगे कि काव्य का परिचय। तो काव्य दिया हुआ है सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, रामनिवास त्रिपाठी, मैथिली शरणगुप्त, इनमें से कोई देखने को 1 अवश्य मिलेगा। गद्य में आपको 2 ही तैयार करने हैं, काव्य में 1, 2, 3, 4 और 1 5 तैयार करनी है। 5 में से 1 जरूर मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। संस्कृत गद्यांश में बात करें तो वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीणा और भारतीय संस्कृति, इन पाठों से ही कोई ना कोई संस्कृत का गद्यांश आपको अवश्य देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, कहीं से कहीं तक बचना ही नहीं है। आपको संस्कृत के काव्यांश की बात करें तो जीवन सूत्राणि वीर वीरेण पूज्यते और प्रबुद्धो ग्रामीणा में 1 ही श्लोक दिया हुआ है। कौन सा? अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटवक्ता चायु जाना शिक्षा पंडिता, वह, या फिर वीर वीरेण पूज्यते का 1 श्लोक दिया हुआ है। जीवन सूत्राणी का तो 1 श्लोक 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप यदि 1 ही पाठ सही से तैयार कर लें तो भी आपका ये प्रश्न नहीं जाएगा। संस्कृत के 2 प्रश्नों के उत्तर, 4 प्रश्न होते हैं, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जीवन सूत्राणी पाठ से, देशभक्त चंद्रशेखरा से, वीरः वीरेण पूज्यते इस पाठ से, इन पाठों से ही आपको सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोई 2 प्रश्न आप कर सकते हो, बहुत ही सरल होते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। पीछे इसका परिचय भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल सकता है। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक जो इस परीक्षा में न आया हो, तो ये स्वेच्छा से मैंने इसलिए लिख दिया कि अपनी इच्छा से आपको लिखना है। फिर भी आपको बता दूं कि आप जीवन सूत्राणी से ना याद करें, आप वीर वीरेण पूज्यते का याद कर सकते हैं, आप प्रबुद्धो ग्रामीणा का जो भी मैंने बोल के बताया वो याद कर सकते हैं, या भारतीय संस्कृति का याद कर सकते हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। आप कम से कम 2 याद करिए, तो 2 में से 1 यदि परीक्षा में आ भी जाए तो आप दूसरा उसे लिख सकते हैं, कहीं से कहीं तक नहीं छूटेगा। ठीक है, 2 श्लोक आप याद कर लें। स्वपठित खंड काव्य की बात करें तो आपके ज़िले में जो भी स्वपठित खंड काव्य हो, मैं वीडियो केवल अपने शाहजहाँपुर ज़िले के लिए नहीं बना रहा हूँ, कहीं का भी कोई विद्यार्थी देख सकता है। तो स्वपठित खंड काव्य, ये मातृभूमि मैंने लिख दिया है, मातृभूमि हमारे शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है और भी ज़िलों में दिया हुआ है 2-4 में, लेकिन आपके ज़िले में जो भी चलता हो उसका जो है आप सारांश पूरा का पूरा, चाहे 2 अंक में हो, 3 अंक में हो, 5 अंक में हो, आप तैयार करिए। और उन्हीं में से उनके नायक का, जो भी एक नायक हो, हर खंड काव्य में एक नायक होता है, उस नायक का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा। नायक का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा या किसी सर्ग का सारांश पूछा जाएगा। मातृभूमि के लिए 3 सर्ग दिए हैं, 3 सर्ग याद कर लो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी हो सकता हो। पहला संकल्प होता है, दूसरा संघर्ष होता है, तीसरा बलिदान होता है। और इसके अतिरिक्त यदि ये ना याद कर सकेंगे तो नायक इसके हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो आज़ाद का चरित्र की विशेषताएं या चरित्र चित्रण कह लीजिएगा,
उसे तैयार कर लीजिएगा। आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं। निबंध, परीक्षा में निबंध किन किन अंशों से आते हैं, तो आप लोग इनको इतने को तैयार कर लीजिएगा। 100% आपको ये देखने को मिलेंगे, एक नहीं कम से कम 3 या 4 निबंध इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। मेरी ये प्रिय पुस्तक या कवि, यातायात के नियमों का पालन, स्वच्छ भारत अभियान, मोबाइल फ़ोन से लाभ एवं हानियाँ, राष्ट्रभाषा हिंदी, प्रदूषण समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, कोरोना एक वैश्विक महामारी, नई शिक्षा नीति, इन्हीं में से आप कोई भी कर सकते हो निबंध। लेकिन बस लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जब लिखने का ढंग अच्छा होगा तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक का जो हमने आपके सामने पैटर्न बताया, ये आपको लिखित परीक्षा में देखने को मिलेगा यहाँ तक का। इसके बाद के जो दिए हुए हैं ये भी आपके विकल्प जो कि ओएमआर शीट पर तैयार करना है, ओएमआर शीट पर भरना है। इनमें से भी प्रश्न, विकल्प के जितने भी प्रश्न हैं वो सब ओएमआर शीट पे करने हैं बच्चों। तो व्याकरण से संबंधित ऊपर आपको बता चुके हैं कि हिंदी, गद्य का विकास और पद्य का इतिहास, ये सभी प्रश्न आपसे को ओएमआर शीट पर इसके उत्तर देने हैं। तो इनको भी एक बार समझ लीजिएगा सरसरी निगाह से कि व्याकरण में काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद और अलंकार। ठीक है, आपको बता दें कि रस, हास्य और करुण दिए हैं। ठीक है, हास्य रस और करुण रस, आपको दोनों को समझा दूं थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग छोड़कर चले जाएंगे। छोड़कर ना जाइएगा, सभी आपके लिए ही मेहनत हो रही है। आप लोग इसे देखना अवश्य। अच्छा ना लगे तो आप लाइक मत करना, अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, और यदि अच्छा लगे तो भी कमेंट में कुछ ना कुछ हमें बधाइयाँ दे देना। ठीक है, तो रस में हास्य रस और करुण रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य या परिहास, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, तो हास्य रस का जो स्थायी भाव हास होता है, उसी से आपको परिभाषा समझा दूं मैं। किन्हीं काव्य पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर हास या परिहास जैसा स्थायी भाव मन में उत्पन्न हो, वही हास या परिहास विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है। इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण बता दूं, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में, हंसी हंसी भाजें देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी छिपावे हिमाचल के उछाह में। ये सभी उदाहरण आपके हास्य रस के हो जाते हैं। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महानारी दुखारी, ऐसी कोई पंक्ति आपको मिल जाए तो आप पहचान करके तुरंत सही टिक करेंगे कि ये हास्य रस है। करुण रस की पहचान बता दूं, करुण रस जिसमें शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो, मन में शोक, करुणा का भाव जागृत हो, दुख लगे, वेदना आए, तो आप पहचान लेंगे कि ये करुण रस है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। बेटा हास्य रस और करुण रस, इन्हीं से कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। छंद, सोरठा छंद और रोला छंद, इनमें से कोई एक प्रश्न आपको विकल्प में मिलेगा कि कोई छंद दिया हुआ है, आपको पहचानना है सोरठा है या रोला है। तो सोरठा और रोला दोनों की पहचान आपको बता दूं। सोरठा में क्या होता है, सोरठा जही सिमरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभगुण सदन। ऐसे ट्यून में जो दिया जाए वह होता है सोरठा। ठीक है, 11-13 मात्राएं होती हैं, 11-13 11-13। ऐसे रोला, रोला क्या होता है, दो सोरठा मिलकर के एक रोला तैयार करते हैं। कैसे कि यानी जो रोला की एक पंक्ति होती है, जो रोला की एक पंक्ति होती है वह सोरठा की 2 पंक्तियों के बराबर होती है। इसमें भी 11-13 पर यति होती है। ठीक है बेटा, तो बात कर लेते हैं आगे अलंकार की। तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, इनका कोई भी एक उदाहरण दिया होगा तो आप पहचान लेंगे इसमें कि कौन सा उपमा का है। जहाँ पे समानता हो रही हो उपमा का है, जहाँ पर भेदरहित आरोप हो रहा हो वह रूपक का है, जहाँ पर मनु मानो जनु जानो इत्यादि शब्द देखने को मिले तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। गलत नहीं करना है, ये शब्द देखने को मिल जाए तो सटीक से आप तुरंत से टिक करेंगे क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। शब्द रचना के तत्व जो दिए हुए हैं वह, उनमें सबसे पहले उपसर्ग,
उपसर्गों से प्रश्न किस तरीके से होते हैं कि कोई शब्द दिया है, नीचे विकल्प दे दिए अनु, अप, अभी, कौन सा टिक सही है, तो आपको क्या पहचाना है। अगर अनुराधा है तो राधा के आगे क्या लगा है, अनु, तो आप सही टिक करेंगे अनु। अब कीर्ति है तो कीर्ति से पहले क्या लगा, अप, तो अप वाला टिक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग उपसर्ग यानी जो पहले जुड़ता हो, प्रत्यय यानी जो बाद में जुड़ता हो, तो इसी प्रकार से आई, वट, ता, त्वा, वा, पन, ई, वा, आनी। ठीक है, ये आप लोग जब इसे तोड़ेंगे, शब्द को, शब्दगुम को तोड़ेंगे तो ये आनी अलग हो जाएगा। पहना, पहन के बाद में बा, पहनावा। ठीक है, पन, बचपन, बालपन, यानी पन बाद में आता है, तो आप बाद में जो शब्द तोड़ने पर अलग हों तो पहचान लेंगे और उसी को टिक कर देंगे। ठीक है ना। समास, समास भी आपसे इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें आपके सिलेबस में दिए हुए हैं तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप पहचान जाएंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, और द्विगु समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह होता है जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास जहाँ पर एक संख्यावाचक हो, प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा विशेषता बता रहा हो, तो वह द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास जहाँ पर प्रथमा तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, इस तरीके से। ठीक है, आप पहचान लेंगे इसमें। तो आगे कहा है इसमें तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द रात्रि होता है। ठीक है, तद्भव शब्द रात होता है। कोई तत्सम दिया है तो तद्भव पूछ सकता है कि इसका तद्भव सही क्या होगा। कोई तद्भव दिया है तो पूछा जा सकता है कि इसका तत्सम सही क्या होगा। ठीक है, सही टिक करेंगे आराम से पहचान के। पर्यायवाची शब्द मैंने आपको विशेष जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। बिजली है, बंदर है, मोर, पुत्र, अश्व, अग्नि, वायु, आकाश, कामदेव, नदी, तालाब, कमल, इंद्र, माता, अतिथि आदि इन में से परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। होंगे सब विकल्प में ही। जैसे वायु दिया है तो वायु के विकल्प में एक जगह एक कोई पर्यायवाची सही दिया होगा, बाकी सब गलत दिए होंगे। तो आप उसको जो सही है वायु का, यदि आपको याद है पवन है, समीर है, हवा है, इनमें से कोई देखने को मिल जाए तो आप सही टिक करेंगे। सही ना। ओके, संस्कृत का व्याकरण आपको बता दें, आपके सिलेबस में केवल संधि, ईण संधि है। ईण संधि का ही कोई उदाहरण दिया होगा, जैसे स्वागतम दिया है और आपसे 4 विकल्प दिए हैं कि सु प्लस आगतम, स्वा प्लस गतम, स्वा प्लस आगतम, इनमें से सही टिक करना है। तो आप यदि आप इसका सही से अध्ययन किए होंगे तो आप पहचान लेंगे और आराम से इसको सही टिक यानी सही सामने वाला गोला काला करेंगे, क्या कि सु प्लस आगतम, स्वागतम। ठीक है, इसी प्रकार से। तो ऐसे ही आपको बता दें कि संस्कृत के व्याकरण में शब्द रूप होते हैं। शब्द रूप कौन कौन से पूछे जाते हैं, मति, नदी, फल और मधु। धातु रूप कौन से पूछे जाते हैं, गम धातु, पठ धातु, हंस धातु, इन्हीं में से कोई एक धातु। एक प्रश्न धातु रूप से, एक शब्द रूप से और कम से कम 2 प्रश्न संधि से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी, संभवतः आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग इसे पढ़ें, अपना समय ना खराब करते हुए अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना करते हुए धन्यवाद।